इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस और सेल, ये वो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किए। सेल पर उसका क्या इफेक्ट होगा। अब हम अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, पहले तो काइंडली इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि जब भी ये तीन टर्म्स आपके सामने आएंगी, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, दे आर नॉट इन इट सेल्फ कंप्लीट वर्ड्स व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट एनी सिचुएशन। They are incomplete without mentioning the other counterpart of it. यानी अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंट की जो कि आइसोटोनिक हो, तो वो आइसोटोनिक किससे है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट आइसोटोनिक टू इंटरनल एनवायरमेंट। सिमिलरली एक्सटर्नल एनवायरमेंट हाइपोटोनिक टू इंटरनल एनवायरमेंट। और ये चीजें हम पहले बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं, लेकिन यहाँ रिवीजन बहुत जरूरी इसलिए है कि यहाँ हम फिर से वही पॉइंट्स रेज कर रहे हैं। सो लेट्स से दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स। इट मीन्स ये जो टर्म्स हमने मेंशन की हुई हैं, ये इस वक्त सेल से बाहर हैं, जिसमें सेल को प्लेस किया गया है। आइसो, सेम, टॉनिक, सॉल्यूट्स। अगर हम बाहर की एनवायरनमेंट में तकरीबन सेम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं जो सेल के अंदर था, तो उससे क्या होगा कि सेल को उसकी ओरिजिनल शेप में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो सेल के अंदर की एनवायरनमेंट है बिल्कुल उसी तरह से सेल के बाहर की एनवायरनमेंट है, तो सेल एक हेल्दी और एक मेंटेन्ड शेप में है, एज इट्स शोन बाय दिस आरबीसीज प्लेस्ड in this solution. As the cell is placed in an isotonic condition, it haven't changed its shape, it haven't changed any of its structure at all. लेकिन अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक लें, यानी less solutes in external environment as compared to internal environment. I repeat myself, hypotonic is incomplete until unless we do not mention internal environment too. This time, hypotonic external environment is to internal environment. तब क्या होगा? क्योंकि hypotonic यानी less solutes, they are present in the environment external in which the cell is placed. What would happen then? हुआ ये कि सेल के अंदर इस वक्त सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, सॉल्यूट concentration higher in the cell while solvent is lower in the cell. As a result क्या होगा कि पानी बाहर की एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई थी। हाई कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए according to concentration gradient, water will move from higher concentration to lower one, that is inside the cell, and that is why the cell become turgid. सेल पूरा फूला हुआ लग रहा है, और एक नॉर्मल सेल यानी इस सेल से ये बहुत डिफरेंट है। सेल पूरे का पूरा पानी से भर जाएगा, और जब वो पानी से भर जाएगा तो हम कहेंगे कि सेल टर्जिड है। बाहर की एनवायरनमेंट ने पानी को अंदर भेजना शुरू किया, उसकी रीजन थी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। पानी ने अपने आप सेल के अंदर मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि सेल में सॉल्यूट्स बहुत ज्यादा थे, और अल्टीमेटली सेल पानी से मुकम्मल तौर पर भर गया, और मैक्सिमम भरने के बाद वो मैक्सिमम फूला हुआ लग रहा है, जिससे उसकी चेंज शेप भी नोटिस की जा सकती है। आखिरी चीज जो हम नोट करेंगे, दैट इज हाइपरटोनिक। हाइपर फॉर एक्सेस, टॉनिक फॉर सॉल्यूट्स। अगेन this time we're talking about a hypertonic external environment as compared to the internal environment. What would happen as a result? अब इस सेल में solute concentration कम थी, जबकि solvent यानी पानी ये ज्यादा था। तो अल्टीमेटली क्या होगा? पानी चूंकि सेल के अंदर ज्यादा था, और सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट्स बहुत ज्यादा थे। 100% अकॉर्डिंग टू द concentration gradient, the same thing would reverse as the previous one. Water would move outside the cell in order to compensate the concentration gradient, and ultimately what would happen? It would become a shrunken cell. Why? Because the required amount of water has been moved outside this cell in order to compensate the water or the solvent amount.
and that is the response of the cell. This is how we can prove that the cell, it reacts to the external environment. And for that reason, we have coined these three terms, that is isotonic, hypotonic, and hypertonic, by which we have explained the phenomenon of osmoregulation within the cell. उसी चीज को फिर से एक दफा हम थ्योरी में भी देख लेते हैं, जो हमने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन की. Effect of different concentration of solutes on cell. अगर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में हमने रखा हुआ है सेल को, यानी लोअर सॉल्यूट्स में, तो ऑस्मोटिकली कॉज एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल एंड रेंडर टू द सॉल्यूशन डाइल्यूटेड. इसका मतलब ये हुआ, उसने सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए, सेल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में था, सेल में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थे. अब वो ये चाहता है कि एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन दोनों तरफ हो जाए. उस इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए सेल ने अपने अंदर पानी एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया, जिससे सॉल्यूशन फिर डाइल्यूट हो गया, एंड दैट्स व्हाई द सेल बिकम टर्जिड. उसने अपने अंदर पानी भर लिया. और it may be harmed. If we're talking about animal cell specifically, ये मैक्सिमम हार्म हो सकता है. अगर जरूरत से ज्यादा पानी सेल के अंदर चला जाए तो सेल इवन कैन बर्स्ट, सेल फट सकता है. क्योंकि दिस टाइम वी टॉकिंग अबाउट एन एनिमल सेल, नॉट अ प्लांट सेल. अगर प्लांट सेल होता तो ये टर्जिडिटी उनके असेंट ऑफ सैप में हेल्प करती, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम रूट्स टूवर्ड्स द हायर कैनोपी साइड. लेकिन अगर हम रिवर्स बात करें, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सेल को रखा जाए तो सेल सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करता है और फिर वो श्रिंक कर जाता है, क्योंकि वो अपना पानी देकर उसको मुनासिब करने की कोशिश कर रहा है. अगेन द थिंग इज द सेम, दैट इट वांट्स टू हैव इक्विलिब्रियम विद इन इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट. दैट्स व्हाट वी टॉकिंग अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन. तो वो फिर श्रिंक हो जाएगा. और इन सिचुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए ही ऑस्मो रेगुलेशन होती है, और पानी को एक खास बैलेंस में रखा जाता है, जो कि डेफिनेटली सॉल्ट्स के बगैर मुमकिन नहीं है. और ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है. रेपिटेशन ऑफ सेम थिंग, द अफेक्ट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑन दैट ऑफ द सेल. Hypertonic, isotonic, and hypertonic, I've explained it in detail previously, but let us now revise it again, that if the hypertonic situation was there outside the cell, what would happen? The cell will be plasmolized. Plasmolized mean it do not have even that amount of water which was required in order to maintain the shape. इसने जरूरत से ज्यादा पानी बाहर निकाल दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये श्रिंक हो जाएगा. इसने अपनी टर्जिडिटी लूज कर दी है, और जब भी सेल अपनी टर्जिडिटी लूज करता है तो हम कहते हैं इट इज प्लाज्मोलाइज्ड, एंड प्लाज्मोलाइज्ड इज दैट श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म. और ये शो करता है इन एरोज के जरिए कि पानी चूंकि बाहर निकल रहा है और पानी जितना रिक्वायर्ड था उतना भी नहीं रहा, तो सेल श्रिंक कर गया. लेकिन ये तब होगा जब सेल के बाहर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और सॉल्वेंट कम होगा. सिमिलरली the second one is an isotonic condition. इसमें सेल फ्लैसिड है. ये दो एरोज ये शो कर रहे हैं कि जितना पानी अंदर रिक्वायर था वो अंदर है, और जितना बाहर रिक्वायर्ड था वो बाहर है, और अंदर और बाहर ये दोनों इक्वली एक जैसी कंडीशन को फेस कर रहे हैं. दैट्स व्हाई सेल ने अपनी नॉर्मल पोजीशन रखी हुई है, ना बहुत ज्यादा फूला हुआ है और ना बहुत ज्यादा श्रंकन है. दैट इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द सेल. लेकिन अगर हाइपोटोनिक हो, यानी सेल एक ऐसी एनवायरनमेंट में रखा गया जहां बाहर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम और पानी ज्यादा था, तो सेल उस पानी को अपने अंदर भरना शुरू कर देगा, और उसके नतीजे में सेल टर्जिड हो जाएगा. दैट इज शोन बाय दिस diagram, that the vacuole is completely turgid. Focus on one thing in these diagrams, that here we are talking about a plant cell. There is a cell wall present outside it, and it would definitely manage the bursting. It would not allow the cell to burst. It would try its level best to maintain the normal shape. And the thing which is under effect is vacuole.
क्योंकि प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है, लिहाजा पानी के साथ जितनी भी चेंजेस आ रही हैं वो सिर्फ वैक्यूल में आ रही हैं, वैक्यूल में ही एंट्री या एग्जिट हो रहा है. सो वैक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टर्जिडिटी और फ्लैसिसिटी ऑफ द सेल in case of plant cells. With this, we have finished today's lecture. Thank you very much.